मेरे पास एक चीनी का कटोरा है जो वायर गॉज और ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा है। कटोरे में कुछ मोम है और मैं इसे मोमबत्ती से गर्म करूंगी और पिघलने दूंगी। अब मैं मोमबत्ती को बुझा सकती हूँ और पिघली हुई मोम को ठंडा होने दूंगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही ये ठंडी होती है ये दोबारा सॉलिड बन जाती है। अब मोम सॉलिड से लिक्विड में बदली जब इसे हीट गरमाइश दी गई, फिर ठंडा होने पर यह दोबारा सॉलिड बन गई। ये किस किस्म की तब्दीली है? क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? जरा सोचें। पता चलता है कि मोम को गर्म और ठंडा करना एक फिजिकल चेंज है। मोम अब भी मोम ही है, बस इसने अपनी हालत सॉलिड से लिक्विड और फिर दोबारा सॉलिड में बदल ली है। ये चेंज फिजिकल है क्योंकि कोई नया मादा नहीं बना। मोम के एटम्स ने बस अपनी तरतीब बदल ली है कैंडल की गरमाइश के जवाब में, लेकिन मोम के एटम्स अब भी वही एटम्स हैं। कोई नया मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या चीज नहीं बनी। तो इस मोम को कई बार गर्म और ठंडा किया जा सकता है और ये फिर भी वही मोम रहेगी, इसी रंग और खुशबू के साथ। इसीलिए मोम को पिघलाना और ठंडा करना फिजिकल चेंज है क्योंकि मोम कोई और चीज नहीं बन जाती। बिल्कुल इसी तरह जैसे बर्फ को पिघलाना और फिर पानी को दोबारा ठंडा करना, बर्फ बनाना भी फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, आप सिर्फ पानी की हालत बदल रहे हैं। तो फिजिकल चेंज में किसी सब्सटेंस, किसी चीज की हालत बदल सकती है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और आम तौर पर फिजिकल चेंजेस वापसी के काबिल भी होते हैं। जैसे हमने लिक्विड मोम को दोबारा सॉलिड में ठंडा करके पिघलने का अमल रिवर्स कर लिया, तो हमने प्रोसेस यानी अमल को पलट दिया। अच्छा, अब आइए एक जलती हुई मोमबत्ती की मिसाल देखते हैं। ये किस किस्म का चेंज है, फिजिकल या केमिकल? तो आइए देखते हैं कि मोमबत्ती किस चीज से बनी होती है। ये जो हिस्सा है इसे विक कहते हैं, जो कि बहुत एब्सॉर्बेंट यानी अच्छा जाजिब होता है, बिल्कुल तौलिए की तरह। एक तौलिया पानी जज्ब कर सकता है। इसी तरह जिस मवाद से विक बनी होती है इसमें यह सलाहियत होती है कि वो अपने इर्द गिर्द पिघलने वाली सारी मोम को जज्ब कर ले। और फिर जाहिर है कि मोमबत्ती में सारी सॉलिड मोम भी होती है। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप मोम को विक के अंदर और इसके करीब पिघलाते हैं और विक लिक्विड मोम को जज्ब करके ऊपर की तरफ खींचती है। आग की गर्मी इस मोम को वेपराइज कर देती है और यही मोम वेपर है जो जल रही होती है। तो जैसे ही लिक्विड मोम विक के ऊपर जाती है वो वेपराइज हो जाती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी, रोशनी, वाटर वेपर और यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाती है। तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि मोम के मॉलिक्यूल्स टूटकर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में बदल गए हैं और नए सब्सटेंसेस बन गए हैं। ये सब इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हो रहा है जो यहाँ हो रही है। मोम वेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाती है और फिर जब मोम पिघल जाए तो इसे दोबारा अपनी असल हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि मोमबत्ती की ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, आप असल ऊंचाई वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोम वेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मोम वेपर जलती है और नए सब्सटेंसेस, नई चीजें बनती हैं। और हकीकत में हम ये भी दिखा सकते हैं कि जलने वाली चीज मोम की वेपर्स हैं, लिक्विड मोम नहीं। तो जब हम मोमबत्ती को बुझाते हैं तो हम देखते हैं कि विक से सफेद धुआं निकलता है। ये असल में मोम के वेपर्स होते हैं। और अब देखें, जब हम इस सफेद धुएं के करीब जलती हुई माचिस या लाइटर लेकर आते हैं तो क्या होता है? ये फौरन विक को दोबारा जला देती है और मोमबत्ती फिर से जलना शुरू हो जाती है।
मोम वेपर लाइटर के शोले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मोमबत्ती का जलना एक केमिकल चेंज है।